भारत ने मिसाइलों से लैस युद्धपोत उपहार में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। भारत ने मिसाइलों से लैस आईएनएस कृपाल युद्धपोत वियतनाम की सेना को उपहार में दे दिया है। इससे पता चलता है कि भारत कितने बड़ा दिल का है। और वियतनाम के कैम रन में एक समारोह में हस्तांतरण की प्रक्रिया को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की अगुवाई में पूरा किया गया। इस अवसर पर हरि कुमार ने कहा, यह क्षण ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि हम पहली बार एक पूरी तरह से ऑपरेशनल जंगी जहाज़ किसी मित्र देश को दिया गया है और दे रहे हैं। भारत के इस कदम को चीन को चिढ़ाने वाला कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि चीन और वियतनाम के बीच सीमा और समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। भारत और वियतनाम दोनों के अपने पड़ोसी देश चीन के साथ जटिल समीकरण हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और सैन्य साझेदारी को चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता के दावों के खिलाफ उठाया गया कदम मानता है। हालांकि भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि भारत वियतनाम रक्षा सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है और इसका भारत की नीति से कोई लेना देना नहीं है। वियतनाम आसियान का एक महत्वपूर्ण सदस्य मेंबर है देश है और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसका चीन के साथ काफ़ी विवाद भी रहता है। जय हिंद, जय भारत। भारत में है दुनिया का सबसे लंबा पुल, 14 साल में बनकर तैयार हुआ है। अमेरिका भी हैरान हो गया है। आपको बताएं कि सबसे बड़ा पुल, जो अब तक आपने बहुत सारे पुल देखे होंगे, लेकिन यहाँ आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप शायद ही पहले कभी देखा होगा और सुना होगा। आपको बता दें कि इस पुल की लंबाई करीब 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.9 मीटर है, 36 फीट के आसपास। और ये पुल 14 साल में बनकर तैयार हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल कुल 14 साल में बनकर तैयार हुआ। इतना लंबा वक्त लगा है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये कौन सा पुल है। तो आपको बताएं कि ये पुल यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं भूपेन हजारिका सेतु की है। ये बातचीत चल रही है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु काफ़ी फेमस है। असम और अरुणाचल, यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इस पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और आपको बताएं कि भूपेन हजारिका पुल असम राज्य के तिनसुकिया ज़िले में लोहित नदी के ऊपर बना है। इसे आप लर्न कर लीजिए। और आपको बताएं तिनसुकिया काफ़ी फेमस नाम है। इस पुल का नाम देश के महान संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है। आपको बताएं कि इस पुल की संरचना देख अमेरिकी भी हैरान रह गया था। आज इस पुल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े पुलों में की जाती है। जय हिंद, जय भारत। जानते हैं एनसीआर के किस शहर में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपैड? पीपीपी मॉडल पर होगा तैयार। इस संबंध में मैं आपको बढ़िया जानकारी देता हूँ। नई दिल्ली से खबर है, नोएडा सेक्टर 150A में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। इसका रास्ता साफ हो चुका है, मतलब बातचीत कंप्लीट हो गई है। निर्माण के लिए एक कंपनी ने नोएडा प्राधिकरण में आवेदन भी किया, एप्लीकेशन किया है। तकनीकी बिड खोलने के लिए शासन से मंजूरी मांगी गई है। वित्तीय बोली स्वीकृत होने के बाद शैल निर्माण की जिम्मेदारी कंपनी को सौंप दी जाएगी। और आपको बताएं कि हाल ही में नोएडा प्राधिकरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने वाली परियोजनाओं के लिए एकल बोलीदाताओं पर विचार करने की अनुमति दी गई है। इसी मॉडल पर नोएडा में हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यह राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जहां देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर 26 सीटर MI-172 उड़ान भर सकेगा। बर्फ सर्किल 10 के वरिष्ठ प्रबंधक केवी सिंह ने बताया कि योजना के साथ हेलीपोर्ट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा और जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण की 206वीं बोर्ड बैठक में 3 बदलावों के साथ ग्लोबल टेंडर जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस बार NIT निविदा आमंत्रण सूचना में थोड़ा संशोधन किया गया है। यह 3 सुझावों को लागू करता है। पहले, हेलीपोर्ट को निर्माण के बाद चालू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। 3 साल का समय
3 साल का समय भी दिया गया है। हैंगर बनाने के लिए 3 साल का समय दिया गया था। स्थगन के लिए 1 वर्ष और संचालन के समय 30 वर्ष। यह योजना पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित की जाएगी और नोएडा प्राधिकरण किराया बॉन्ड के रूप में पैसा लेगा। यह पहली बार होगा। पहले जारी टेंडर में एक कंपनी आई थी, लेकिन वित्तीय बोली में अयोग्य घोषित कर दी गई थी। लेकिन इस बार 18 एयरलाइंस द्वारा दिए गए सुझाव को टेंडर नियम और शर्तों में शामिल किया गया था। इन कंपनियों के सुझाव पर किया जाएगा अमल। कौन कौन सी कंपनियां हैं? एयरलाइन में शामिल 18 कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में 8 कंपनियों ने भाग लिया और 5 ने सुझाव दिए। इन्हीं सुझावों पर एनआईटी में बदलाव किया गया है। यह फाइल सीईओ को भेज दी गई है। इनमें से जीबीके, जीएमआर, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, पवन हंस हेलीपोर्ट लिमिटेड, फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। क्यूब हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, एफकांस लिमिटेड, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, रेफेक्स एयरपोर्ट, ग्लोबल वेक्टरा इंडिया, फ्लाई सेफ एविएशन लिमिटेड, चार्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं जिन्हें टेंडर मिलेंगे। जय हिंद। पीएम मोदी के निर्देश में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है और पीएम मोदी 26 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। और आपको बताएं, ये एक ऐसा जगह है, ये ऐसी पॉइंट है, आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में ही होगी G20 की बैठक। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 जुलाई को प्रगति मैदान के पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह पुनर्विकसित और आधुनिक आईईसीसी कॉम्प्लेक्स दुनिया की टॉप 10 प्रदर्शनी, एग्जीबिशंस और सम्मेलन परिसरों में से एक है। यह जर्मनी के हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर एनसीसी जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है। और टक्कर देने का मतलब सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को प्रगति मैदान में पुनर्विकसित आईटीबीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स में सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की मेज़बानी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है। लगभग 123 एकड़ में फैला यह परिसर भारत का सबसे बड़ा MICE बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों का गंतव्य है, जहां पर सारी चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह पुनर्विकसित और आधुनिक आईसीसी कॉम्प्लेक्स दुनिया की टॉप 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। यह जर्मनी के हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में और राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर NECC जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है। इस कन्वेंशन सेंटर की लेवल 3 में 7,000 लोगों की बैठने की भव्य क्षमता मौजूद है। अधिकारियों ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। आगंतुकों की सुविधाओं के लिए 5,500 से अधिक वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पीएमओ ने कहा कि प्रगति मैदान में नए IECC परिसर के विकास से भारत को एक वैश्विक इंटरनेशनल व्यापार गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भी मुख्य भूमिका निभाएगा, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार डेवलप होंगे और इससे प्यारे भारत का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। उसने कहा कि यह छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास का समर्थन भी करेगा और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।
जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, मैं उन्हें आईएएस और आईपीएस में अंतर बताना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि किसे कितनी सैलरी मिलती है और कितनी सुविधाएं मिलती हैं और उनकी कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो आपको बताएं कि इस टाइप की खबर के लिए आप न्यू क्वांटम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईएएस और आईपीएस दोनों ही देश की सबसे बड़े प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से एक है, ये तो आप जानते ही होंगे। हालांकि अक्सर लोग आईएएस और आईपीएस कार्य और अधिकारों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में यहाँ हम आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आईएएस और इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के बीच अंतर बताना चाहते हैं। आपको बताएं कि ये परीक्षा यूपीएससी के अंतर्गत होती है। बता दें कि दोनों ही पदों पर पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों को जो आपके एस्पिरेंट्स होते हैं सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई करना होता है और इसे बोलते हैं यूपीएससी। टॉप रैंक वालों को आईएएस के पदों के लिए नियुक्ति की जाती है और वहीं कम रैंक आने पर आईपीएस के लिए मनोनीत किया जाता है। एक आईपीएस अधिकारी को पुलिस विभाग मिलता है। और आपको बताएं आईएएस का पद सबसे ऊंचा माना जाता है, दूसरी रैंक वालों को आईपीएस का पद मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी LBSNAA में दी जाती है, जबकि आईपीएस की ट्रेनिंग वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA में दी जाती है। यह है सबसे बड़ा अंतर। आईएएस और आईपीएस की सैलरी लगभग समान होती है। आईएएस अधिकारी की सैलरी अराउंड 56,100 रुपीज़ होती है, वहीं डीजीपी बनने के बाद एक आईपीएस की सैलरी 56,100 से 2,25,000 प्रति माह हो सकती है। और ये एक सुविधाओं की बात अगर हम करें तो एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी को लगभग समान सुविधाएं मिलती हैं और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।